नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की सीरीज में आज हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संस्थागत वित्त एवं विनियोजन को। इसके पहले हमने पढ़ा था राज्य आय के बारे में। तो संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यह जो चैप्टर है वो बैंकिंग सेक्टर को डील करता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी प्रगतिशील देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, वहाँ पे इन सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा योगदान होता है सामाजिक और आर्थिक विकास में। इसके साथ साथ कैपिटल मोबिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजी निर्माण में, उसमें भी इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में संस्थागत वित्त एवं विनियोजन में क्या क्या चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वित्त एवं विनियोजन में बैंकों की स्थिति के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो बैंकों की स्थिति है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी में, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएसडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का योगदान हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत, सेवाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जीएसडीपी में बैंकिंग सेक्टर का कितनी भागीदारी रही है, वो रही है 3.23%। और अगर हम लोग आंकड़े देखें तो 8,811 करोड़ रुपए की भागीदारी रही है। कितने की? 8,811 करोड़ रुपए की भागीदारी रही है। और वो है परसेंटेज में देखें तो 3.23% ये जीडीपी में बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी है। इसके बाद हम लोग राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति देखते हैं। बैंकिंग कार्यों की प्रगति, या फिर बोल सकते हैं इसको बैंकों की स्थिति क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो इसमें अगर देखें हम लोग तो छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या है 47। इसमें आप लोगों को अननेसेसरी डेटा याद नहीं रखने हैं, जैसे एटीएम की संख्या हो गई, शाखाएं कितनी हो गई। ठीक है, ये सब अननेसेसरी डेटा है, वो पूछने के चांसेस बहुत कम है। हम लोग लिमिटेड डेटा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैंकों की संख्या कितनी है? 47 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुल जमा कितनी है। ठीक है, कुल जमा पूछने की चांसेस कम है, लेकिन उसमें पूछ सकता है कितना का वृद्धि दर इस बार हुआ है। तो कुल जमा अगर देखें हम लोग तो 2,14,424 करोड़, 2,14,424 करोड़ रुपए इस वक्त बैंकों में जमा राशि है। ठीक है, कुल जमा राशि कितनी है? 2,14,424 करोड़ रुपए। और यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 11.84% की वृद्धि इसमें इस बार देखी गई है। ठीक है, ये जो डेटा है परसेंटेज में वो वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये जो डेटा है वो 2022-23 का है। तो 2021-22 से 2022-23 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है कुल जमा राशि में? तो 11.84% की वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर अग्रिम देखें, ठीक है, ये है क्या प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम? अर्थात क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों से कितना एडवांस में लिया गया है। ठीक है, वो ऋण के माध्यम से हो सकता है या कोई वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऋण हो सकता है या फिर कोई वस्तु या सेवाएं हो सकती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, अग्रिम को बोलते हैं इंग्लिश में एडवांस, एडवांस। ठीक है, तो वो कितना वृद्धि दर्ज किया गया है प्राथमिक क्षेत्र में जो अग्रिम है उसमें? इसको पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें इस बार वृद्धि देखी गई है 23.81% की। ठीक है, जो बैंकों में जो अग्रिम लिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में, वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि देखी गई है? 23.81% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, उसके बाद कृषि क्षेत्र में अग्रिम तो 20%। देखो, प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों अलग अलग इसलिए बता रहा है। कृषि क्षेत्र में केवल कृषि को कंसिडर किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ साथ वन भी आ जाते हैं, मत्स्य भी आ जाता है, पशुपालन भी आ जाता है और खनन भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में अग्रिम अर्थात कृषि क्षेत्र में कितना एडवांस लिया गया है बैंकों से? तो वो 20% लिया गया है। एडवांस में कितनी वृद्धि दर देखने को मिली है एक वर्ष में? तो 20% की वृद्धि देखने को मिली है। लघु उद्योगों में कितनी अग्रिम रही है? तो वो 30.39% की वृद्धि दर है। ये तीनों जो डेटा हम लोग पढ़े वो है वृद्धि दर, अर्थात पिछले वर्ष जितना एडवांस लिया गया था उससे हम लोग 30% ज्यादा एडवांस इस बार लिए हैं लघु उद्योगों के लिए। 20% लिए हम लोग जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए, और 23.81% लिया है हमने प्राथमिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेटा है जिसमें अग्रिम में पूछा जा सकता है, तो ये सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है या फिर इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग को याद रखना है।
फिर दूसरी चीज हम लोग देखते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बहुत विस्तारित एक टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, कभी इकोनॉमी वाली सेक्शन पे अगर लेक्चर लगती है तो वहाँ पे हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो वित्तीय समावेशन होता है लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, कैसे वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना? सस्ती दर पे वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना जिन लोगों तक अभी तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां समुचित वित्तीय सेवाओं का लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना, पहुंच सुनिश्चित करना, पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कैसे ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे ट्राइबल क्षेत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ तक कोई बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, वहां तक कोई वित्तीय सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, यही क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है। क्या है? वित्तीय समावेशन है। और इसके लिए सरकार जो है बहुत अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना। ठीक है, इसके बाद स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, ये सब जो क्या है, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन को मूर्त रूप देने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, उनको अस्तित्व में लाने के लिए, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो कमजोर वर्ग जो है और जो वंचित वर्ग है उनको सस्ती दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो कमजोर वर्ग एवं जो वंचित वर्ग है उनको सस्ती दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये एक बेसिक चीज है वित्तीय इंक्लूजन, जो आप लोग के इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर ये आता है तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें, जो इकोनॉमिक सर्वे में हमें दिया गया है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें तीन चीजें पढ़नी है हमें। एक, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव जीत के आए थे 2014 में, तो 15 अगस्त के दिन ही इनकी घोषणा कर दिए थे, लेकिन वास्तविक रूप से इसको लागू किया गया 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जितने भी परिवार हैं, जितने भी ग्रामीण परिवार या शहरी परिवार है, वहां पे कम से कम एक व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और उनको वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता को अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो वित्तीय जो बैंकिंग सेवाएं हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, जो भी लोग बैंकिंग सेवाओं के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, उनको इतनी जानकारी देना कि उनको समझ में आ जाए कि बचत कैसे करनी है। ठीक है, उनको जमा कैसे करनी है। ठीक है, उनको बैंक से लोन किस प्रकार से लेना है, इन सब की जानकारी उनको मिल जाए। ठीक है, वही वित्तीय साक्षरता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, और वो कैसे होगा? ये क्या करेगा? इसके माध्यम से खाता खुलवाएगा। ठीक है, और खाता खुलवाएगा तो उसके अंतर्गत फिर बचत की प्रवृत्ति जागेगी। वो लोन लेने के लिए, कोई भी अगर स्वरोजगार अपना स्थापित करना चाहता है तो उसको सरकार द्वारा लोन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इससे क्या होगा? लाभ ले सकेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, और वर्तमान में पूछा जाता है कि कितने जनधन खाते हैं। ठीक है,
तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जन धन खाते हैं, जन धन खाता है 47.83, ठीक है, 47.83, ठीक है, करोड़ खाते हैं, ठीक है। वर्तमान में जनधन खाता कितना है? तो 47.83 करोड़, ठीक है। तो इसको याद में रखना है। इसके बाद है दूसरा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 8 मई 2015 को, 8 मई, माफ कीजिएगा, 8 मई 2014 को, 8 मई 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 8 मई 2014 को रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। रुपे कार्ड एक्चुअल में जारी कौन करता है? रुपे कार्ड जारी करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी के माध्यम से रुपे कार्ड जारी किया जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पे केवल कि रुपे कार्ड कब से शुरू हुआ। रुपे कार्ड जो योजना है वो हुआ है 8 मई 2014 से। इसको जारी कौन करता है या इसका प्रबंधन या पूरा मैनेजमेंट का काम, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उसको करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके माध्यम से ये रुपे कार्ड जारी की जाती है। यह जो है घरेलू और स्वतंत्र रूप से एक ऐसी भुगतान प्रणाली है जो भारत के सभी बैंकिंग, भारत के जितने भी बैंक है वहां पे आप इसके माध्यम से भुगतान कर सकते हो रुपे कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो एक घरेलू और स्वतंत्र एक ऐसा भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से भारत के सभी बैंकों में आप इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हो रुपे कार्ड के माध्यम से। 8 मई 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। फिर है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, MUDRA, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, इसका पूरा नाम है। देखो, मुद्रा योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य ये है, मुद्रा योजना के आने से पहले जो छोटे उद्योग हुआ करते थे, जो लघु उद्योग हुआ करते थे, उनको ऋण लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको ऋण एक तो साहूकार के माध्यम से मिलता था या फिर निजी बैंकों के माध्यम से मिलता था, जो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराते थे, ठीक है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम था मुद्रा योजना, और इसकी शुरुआत हुई है, इस योजना की शुरुआत या इस योजना को लागू किया गया, उसको बोल सकते हैं 8 अप्रैल 2015 से यह योजना चल रही है, ठीक है। योजना लागू हुई है 8 अप्रैल 2015 से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छोटे उद्योग वाले हैं या फिर कुटीर उद्योग या फिर दुकानदार, उनको एक निश्चित दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसके 3 चरण हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग 3 चरण हैं, एक है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। तो शिशु अगर ऋण कोई लेता है तो यहाँ पे 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। 50,000 रुपए तक का लेना। 50,000 रुपए कौन यूज कर सकता है? एक छोटा दुकानदार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें ये ऋण दिया जाएगा और ये अल्पकालिक ऋण होता है। दूसरा है किशोर ऋण। तो किशोर ऋण में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है, ठीक है। 50,000 से 5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा किशोर में। फिर तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा, ठीक है। ₹50,000 रुपए शिशु में, 50,000 से 5 लाख रुपए किशोर में, फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा, तरुण में दिया जाएगा। तो 3 चरण है जिसमें अलग अलग चरण में अलग अलग अमाउंट ऋण के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। और ये किनको दिया जाएगा? तो जो लघु उद्योग है ना,
लघु उद्योग एवं दुकानदारों को। यहाँ पे जो बड़े उद्योग हैं, बृहद उद्योग या मध्यम उद्योग, उनके लिए ये ऋण नहीं दिया जाएगा। वैसे भी इतनी राशि में कोई बृहद उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो। तो लघु उद्योग और दुकानदारों को ही ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 3 कैटेगरी से इसमें पूछा ही जाता है इसकी शुरुआत कब हुई और इसके कौन कौन से चरण है जिसमें कितनी कितनी राशियां ऋण के रूप में दी जाती है। तो ये हो गया हमारा जनधन योजना, रुपे कार्ड योजना और मुद्रा योजना, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये चीजें याद रखनी है। अगर मेंस में भी आता है वित्तीय समावेशन को समझाओ, तो वित्तीय समावेशन में डेफिनेशन दे देंगे, फिर डेफिनेशन के बाद दे देंगे कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। फिर है सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना, ये इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार भी कुछ कुछ योजनाएं चला रही है। लोगों के सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कि इसमें बीमा कवर हो गया, ठीक है, या फिर मृत्यु के बाद जीवन बीमा कवर हो गया, या फिर दुर्घटना बीमा कवर, इस टाइप की चीजें इसमें, या फिर पेंशन जो स्कीम होती है जितनी भी, जैसे वृद्धावस्था जैसे पढ़ते हैं आप लोग, और निःशक्त जनों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से सुरक्षा योजनाएं इसमें चलाई जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों की शुरुआत हुई है मई 2015 से, ठीक है। तो इसमें तीनों योजना एक साथ शुरू हुई थी मई 2015 में। इसकी शुरुआत भी हुई है मई 2015 में और इसकी शुरुआत भी हुई है मई 2015 में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें सबसे पहला अपन देखेंगे शुरुआत कब हुई है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें हितग्राही कौन रहेंगे, कौन कौन लोग इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें याद रखना, जो 18 से 50 आयु वर्ग के व्यक्ति, ठीक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो 50 वर्ष से कम है, उन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें प्रावधान क्या है, ठीक है। तो इसके प्रावधान को समझते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, नाम में ही है जीवन ज्योति। तो इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना उपरांत, ठीक है, तो दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर है, ठीक है। अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए उसको इस योजना के माध्यम से मिलेगा। इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें किस्त कितनी है, किस्त या फिर बोल सकते हैं प्रीमियम, कितना इन्हें जमा करना पड़ेगा। तो इन्हें जमा करना पड़ेगा 330 रुपए, ठीक है, वार्षिक। 330 रुपए से वार्षिक जमा करना पड़ेगा इसके माध्यम से। तो 3 चीजें याद रखनी है। हितग्राही कौन होगा, 18 से 50 आयु वर्ग का व्यक्ति। प्रावधान क्या रहेगा इसमें, प्रावधान है इसमें दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। किस्त और या फिर प्रीमियम बोल सकते हैं, 330 रुपए वार्षिक उसको जमा करना पड़ेगा हर एक साल में, 330 रुपए, ठीक है। दूसरा आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें शुरुआत हुई है मई 2015 से, ठीक है। दूसरा, इसमें हितग्राही कौन होंगे, तो हितग्राही इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो सकता है इसका हितग्राही, सामान्य व्यक्ति, ठीक है। इसके लिए कोई आयु वर्ग निर्धारित नहीं। दूसरा इसमें है प्रावधान। इसमें ये प्रावधान है कि अगर मृत्यु सह विकलांगता, या फिर इसमें बोल सकते हैं अगर मृत्यु होती है दुर्घटना से तो 2 लाख रुपए का बीमा कवर, और अगर विकलांगता आती है, विकलांगता आती है तो 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर विकलांगता आती है तो 1 लाख रुपए तक की, और मृत्यु होता है तो 2 लाख रुपए तक इसमें राशि मिलेगा, जो इंश्योर्ड व्यक्ति रहेगा, जो बीमित व्यक्ति रहेगा उनको। और दूसरा चीज इसमें याद रखना है, इसमें प्रीमियम कितना है, इसमें प्रीमियम है 12 रुपए वार्षिक। 1 साल में 12 रुपए जमा करना है, ठीक है।
उसमें हमें 2 लाख रुपए तक का ये मृत्यु का कवर मिल जाएगा और विकलांगता अगर होती है तो 1 लाख रुपए तक का कवर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें याद में रखना है। फिर है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसमें याद में रखना, इसमें जो हितग्राही होंगे, हितग्राही वो होंगे 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखना, इसमें कितनी जमा की जा सकती है, राशि कितनी जमा होनी चाहिए, तो इसमें 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जमा कर सकता है। और इसमें एक चीज और याद रखना, गैर करदाता होना चाहिए और निजी श्रमिक होनी चाहिए। ठीक है, ये जो निजी कंपनी में काम कर रहा है, जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, दूसरा गैर दाता होनी चाहिए और तीसरा 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए। वो है 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो राशि है समाप्त होके 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसका नाम है अटल पेंशन योजना। बस याद रखना, ये गैर दाता इसमें शामिल होंगे और निजी कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना का। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। यह जो योजना है वो हुआ है 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। ये 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। यह जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी का एक भाग है ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें एक निश्चित राशि जमा की जाएगी। ठीक है, जैसे ये किसी बच्ची का अगर कोई पेरेंट बीमा करवाता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो एक निश्चित राशि जमा करेगा, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वार्षिक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और लास्ट में उसे एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उसको वो राशि वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें याद रखना, एक तो शुरुआत कब हुई है और वर्तमान में ब्याज दर क्या है, ब्याज दर क्या है इस योजना के तहत, ब्याज दर तो वो है 9.2%। ठीक है, 9.2% ब्याज उसको मिलेगा जितना जमा करेगा वो, जितनी भी राशि जमा करेगा उसको। ठीक है, तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें 4 योजनाएं याद रखना है, जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, एक है अटल पेंशन योजना और एक है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नाबार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें इस सेक्टर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नाबार्ड क्या है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसको नाबार्ड के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर पूरा नाम देके राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका लोगो है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नाबार्ड, नाबार्ड इसको बोला जाता है। इसका गठन कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को इसको गठन हुआ था। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो ये हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1982 में इसका गठन हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। इसको डेट को एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है समृद्धि हासिल करने के लिए सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इसका रोल क्या है, क्यों इसको दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में इसमें एक टर्म दी हुई है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि। ठीक है, इसके माध्यम से हर वर्ष कुछ ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि पंप सेट स्थापित करना है, जैसे सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, या फिर कोविड-19 हुआ था तो कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल्स में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करानी है, उन सभी चीजों के लिए ये जो ऋण है वो काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोला जाता है इंग्लिश में। 2021-22 में स्वीकृत ऋण राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जाएगा, या फिर एक चैप्टर है मेंस में पेपर 4 में, माफ कीजिएगा पेपर 5 में, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, तो उसमें ये आप लिख सकते हो, ठीक है, जो साख उपलब्ध कराने वाली कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं, तो साख उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाओं के बाद नाबार्ड का नाम आता है, ठीक है। ये नाबार्ड जो है सहकारी संस्थाओं को भी ऋण देती है, जैसे कि जिला सहकारी बैंक को ऋण देती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी ऋण देती है, जो आप देखते हो रूरल बैंक जो होती है, ग्रामीण बैंक जो होती है, उनको ऋण देती है, और सहकारी बैंकों को भी ऋण देती है, ठीक है। तो इसका अगर देखें कितनी ऋण दी गई है 2020-21 में, 2021-22 में, तो वो दी गई है 1641 करोड़ रुपए की। ये डेटा याद रखना है आप लोग को, कितनी दी गई है, 1641 करोड़ रुपए की। किन किन क्षेत्रों में ये ऋण को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक उदाहरण है ग्रामीण सड़क निर्माण में इस ऋण का उपयोग किया जाता है, सिंचाई परियोजनाओं में इनका उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा पंपसेट लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन में, जैसे हॉस्पिटल्स निर्माण हो गए, हॉस्पिटल में कुछ किट उपलब्ध कराना है, तो इन ऋण के माध्यम से वो उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है मैंने, तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हम लोग ई शक्ति कार्यक्रम। ई शक्ति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई है 15 मार्च 2015 को। 15 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो है स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन हेतु। स्वयं सहायता समूह आप सभी को पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। ये ऐसी संस्थाएं होती है जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर एक संगठन बनाती है, और वो एक दूसरे का फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली जो भी जरूरतें होती है वो एक दूसरे की पूरी करते हैं, ऋण के माध्यम से, बचत के माध्यम से, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्वयं सहायता समूह। उनको अभी सरकार जो है अभियान के माध्यम से उनको ऋण भी उपलब्ध करा रही है, काफी मिनिमम ब्याज दर पे, ठीक है। तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनका डिजिटलीकरण बहुत जरूरी है, उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है ई शक्ति जो कार्यक्रम है वो। तो इसमें याद रखना, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन हेतु यह योजना लाया गया है, ठीक है। तो ये टैगलाइन है जो याद रखना है, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन हेतु, ठीक है। उनके कार्यों, स्वयं सहायता समूह के कार्यों को डिजिटल रूप देने के लिए, ठीक है, उनके आंकड़ों को डिजिटल रूप से संग्रहित कर सकते हैं उसमें, ठीक है, या फिर जो लेन देन हो रहा है उनका हम लोग डिजिटल रूप में, ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनका हम लोग एक डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए कब से लागू शुरू हुआ है, तो 15 मार्च 2015। बाड़ी विकास योजना। बाड़ी क्या होता है, जैसे गांव में आप छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनते होंगे बाड़ी है करके। बाड़ी क्या होता है, वहां पे हम लोग साग सब्जी हो गया, कुछ भी ऐसी फल वल हो गए, ठीक है, वो हम लोग उगाते हैं, ठीक है। तो बाड़ी विकास योजना में क्या होता है, इसके जो बाड़ी विकास जो छत्तीसगढ़ में चल रही है वो आदिवासी विकास निधि से संचालित है, ठीक है। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 275 में जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो आदिवासी विकास निधि एक फंड है जिसके माध्यम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है, बाड़ी विकास योजना को। और ये 21 जिलों में वर्तमान में टोटल 88 बाड़ी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है। 21 जिलों में 88 बाड़ी विकास योजनाएं चलाई जा रही है। उसी प्रकार से वाटरशेड परियोजना है, ये 19 जिलों में 67 परियोजनाएं अभी चलाई जा रही है, ठीक है, वाटरशेड परियोजनाएं। ये मुख्यतः इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जल प्रबंधन के लिए, ठीक है, जल प्रबंधन, जल संधारण, ठीक है, हमें पानी का यूज कैसे करना है, ठीक है, पानी को बचाना कैसे है, या फिर मिनिमम वाटर के यूज करके कैसे उसका अधिक से अधिक लाभ लेना है, ठीक है। तो वो सिंचाई में हो सकता है, वो प्रोडक्शन में हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है वो। तो वाटरशेड परियोजना हमारे यहाँ 19 जिलों में 67 परियोजनाएं चलाई जा रही है। फिर है छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब है, तो 700 कृषक क्लब है, और कितने कृषक उत्पादक संगठन है, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कृषक उत्पादक संगठन। इसको आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे जितने भी जैविक उत्पाद हैं उनको
उनके विपणन के लिए सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो रहता है कृषक उत्पादक संगठन का, और ये वर्तमान में टोटल 57 है। ठीक है, इसको याद रखना। और कृषक संगठन कितने हैं? वो है 700। इसके बाद देखते हैं सहकारिता। सहकारिता, ठीक है, सहकारिता होता क्या है? सहकारिता सहकारिता, नाम में दो शब्द हैं इसमें, सह और कारिता। सह का मतलब होता है साथ में, कारिता का मतलब होता है कार्य करना। साथ में मिलकर कोई किसी कार्य को करते हैं, वही सहकारिता कहलाती है, अगर सरल शब्दों में कहें, इसका शाब्दिक अर्थ कहें तो। इसका अगर बुक से अगर डेफिनेशन देखें तो इसमें एक टर्म आता है लोकतांत्रिक प्रारूप के रूप में। लोकतांत्रिक साधन का एक प्रारूप है। यह जो संस्था होती है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक होती है। क्यों ऐसा बोला जाता है? सहकारिता में हम लोग जो भी सहकारिता एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ये उन एक ऐसा समूह होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जिन लोग अपने जो मुख्य रहते हैं, मुखिया रहते हैं, उनको अपने में से चुनेंगे। ठीक है, वो डिसीजन लेगा और जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए कुछ सदस्य इसमें चुने जाते हैं, और सभी जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है लोकतांत्रिक साधन का एक स्वरूप है। सहकारिता में होता क्या है, जो बैंकिंग संस्थाएं रहती है और जो सहकारिता संगठन होते हैं वो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा मैंने, लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप जिसमें पारस्परिक सहायता, ठीक है, पारस्परिक सहायता अर्थात एक दूसरे का सहायता करते हैं इन लोग, ठीक है, एक दूसरे की सहायता से बनता है संगठन। पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करना है। तो इसमें बैंकिंग संस्थाएं भी होती है और इसमें सहकारी संगठन भी होते हैं। बैंकिंग संस्थाएं आपको पता ही होगा, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है अपने यहाँ, जो अनुसूचित बैंक है और गैर अनुसूचित बैंक, सभी आ जाते हैं उसमें। और सहकारी संगठन अर्थात जैसे आपने सुना होगा लघु अनुपज सहकारी संगठन, आपने सुना होगा मार्कफेड सुना होगा, इसके अलावा आपने सुना होगा प्राथमिक कृषि साख समितियां, ठीक है, उसके ऊपर और जो जिला सहकारी बैंक है, ठीक है, वो सब सुना होगा। तो वो क्या है? सहकारी संगठन है और बैंकिंग संगठन दोनों मिलके जो वित्तीय संस्थान है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, उसका विकास करते हैं, संस्थागत विकास करते हैं। तो ये याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य की जनता है और जो किसान है, जनता नॉर्मल लोग जिसके पास खेती किसानी नहीं है उन लोग को भी, और जिनके पास एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिनके पास एग्रीकल्चर है उन लोगों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका प्राइमरी इसका काम रहता है। दूसरा, कृषि संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना। कृषि संबंधित सेवाएं जैसे कि उन्नत बीज उपलब्ध कराना है, ठीक है, उनको लघु वनोपजों की खरीदी करना है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रासायनिक खाद उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो मत्स्य के लिए भी सहकारी संघ होते हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए भी सहकारी संघ होता है। तो बहुत सारी सहकारी संस्थाएं होती है, अलग अलग सहकारी संस्थाओं का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। तो एक तो ऋण उपलब्ध कराना और कृषि संबंधित सेवाएं उनको उपलब्ध कराना, ठीक है। इसकी संरचना अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं सहकारी संस्था, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो संस्था पढ़ने वाले हैं वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है एपेक्स बैंक, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, जिसको बोला जाता है एपेक्स बैंक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिला सहकारी बैंक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राथमिक कृषि साख समितियां, तीन चीजें पढ़ेंगे, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियां, ठीक है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं राज्य सहकारी जिला सहकारी बैंक को, ठीक है। एपेक्स बैंक अपने छत्तीसगढ़ में एक ही है, ठीक है, जो रायपुर में है एपेक्स बैंक, ठीक है। उसके बाद जिला सहकारी बैंक कितने हैं? तो जिला सहकारी बैंक अपने यहाँ टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो रायपुर सबसे पहला सहकारी बैंक है यहाँ पे, ठीक है, यही एपेक्स बैंक भी है रायपुर, ठीक है। जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक इसका नाम है,
ठीक है, तो रायपुर हो गया, दुर्ग हो गए, पहला रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा बिलासपुर, चौथा अंबिकापुर, पांचवा जगदलपुर, छठवां राजनांदगांव और सातवां रायगढ़। ठीक है, ये रायगढ़ है सातवां, जो जसपुर भी इसका कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, रायगढ़ और जसपुर दोनों का कार्य क्षेत्र सेम है, रायगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, रायगढ़ के नाम पे चल रहा है ये। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और राजनांदगांव और रायगढ़। ठीक है, तो इसमें से देखोगे तो पांचों संभाग हैं, एक रायपुर हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग, तीसरा सरगुजा संभाग और चौथा जगदलपुर संभाग। आपको दो एक्स्ट्रा याद रखने हैं 5 संभाग के साथ में, कौन कौन से याद रखना है, राजनांदगांव और रायगढ़। ठीक है, तो 7 अपने यहाँ टोटल क्या है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो उसका कार्य क्षेत्र देख लेंगे। रायपुर के कार्य क्षेत्र में इस संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उसको याद रख लेना, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, नया जिला बनने के बाद ये भी इसमें आ जाएगा। दुर्ग में बालोद, बेमेतरा, दुर्ग। राजनांदगांव आएगा नहीं क्योंकि राजनांदगांव का अलग से सहकारी बैंक है। बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, यह आ जाएगा। अंबिकापुर में देखेंगे तो अंबिकापुर का कार्य क्षेत्र अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र है। इसके जिलों को, इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को याद रखना है बस, फिर आप लोग को इसका कार्य क्षेत्र भी याद हो जाएगा। जगदलपुर में जितने भी जगदलपुर संभाग में जो जिले आते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। राजनांदगांव में राजनांदगांव आता है, कबीरधाम आता है, मोहला, मानपुर, खैरा और खैरागढ़ और गंडई। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा रायगढ़ में देखें तो रायगढ़ आ जाएगा, एक जसपुर आ जाएगा और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ भी इसके क्षेत्र में आते हैं। रायपुर में भी आ जाएगा और रायगढ़ वाले क्षेत्र में भी सारंगगढ़, बिलाईगढ़ दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है यहाँ पे, ये इसका कार्य क्षेत्र है। टोटल कितनी शाखाएं हैं, तो 326 शाखाएं हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के। और टोटल कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, तो टोटल 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। ठीक है, ये हमें याद में रखना है। उसमें पंजीकृत किसान कितने हैं, तो पंजीकृत किसान है 29 लाख के आसपास लगभग। अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, ये हम सभी को पता है। अल्पकालिक ऋण क्या होता है, अल्पकालिक ऋण ऐसा ऋण होता है जो 15 माह से कम, अगर हम लोग 15 माह से कम अवधि के लिए अगर हम लोग ऋण उपलब्ध कराते हैं तो अल्पकालिक ऋण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो प्राथमिक कृषि साख समिति या ये ऋण व्यवसाय ऋण सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में, तो ये अल्पकालिक ऋण देती है। अल्पकालिक ऋण कोई भी किसान ले सकता है। ठीक है, जिसके पास कृषि है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इसमें वो बीज खाद या बीज के खरीदी के लिए ले सकता है। ठीक है, या फिर रासायनिक खाद हो गया, और कुछ कृषि सेवाओं को सेवाएं लेने के लिए भी ये ऋण ले सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो कृषि के दौरान जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको निंदाई, बुआई, ठीक है, वहां पे आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपको फाइनेंशियल भी पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक किसान क्या होता है, 6 महीने काम करता है, फिर 6 महीने उसके पास कोई रोजगार नहीं रहता, तो वहाँ 6 महीने के बाद अगर उसको किसी भी प्रकार की अगर फाइनेंशियली उसको जरूरत पड़ती है, किसी भी काम में, कोई भी कृषि के लिए अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो इन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेता है और ऋण का जो है यूज अपने पूरे 6 महीने के कार्य के बीच में वो करता है। ठीक है, जैसे मजदूरों को पेमेंट करना हुआ, या फिर धान की कटाई हो गई, किसी मशीन उपकरणों के लिए पेमेंट करना हुआ, तो वो उसमें उस पैसे का यूज करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अधिकतम जो ऋण की राशि है 5 लाख होती है। ठीक है, अधिकतम ऋण 5 लाख रुपए तक का दिया जाता है, और इसमें 60 और 40 का रेशियो रहता है। ठीक है, वस्तु एवं नगद का अनुपात कितना रहेगा, 60 और 40 का रहेगा। माफ करना, 40 और 60, 40 और 60 होगा ये वस्तु और नगद। ठीक है, अगर इसी को नगद एवं वस्तु लिख देता तो वो हो जाता 60 और 40, ये याद रख लेना। ठीक है, नगद और वस्तु का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 60 और 40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल 5 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। अधिकतम जो ऋण है वो 5 लाख होगा। और कितने पंजीकृत किसान हैं इस बार 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति में, तो वो है 29.5 लाख किसान इसमें पंजीकृत हैं, ये याद रखना है। गौ पालन हेतु ऋण, तो गौ पालन हेतु ऋण 2 तरह से इसको याद रखना। एक तो 1 लाख रुपए ऋण अगर लेता है, ठीक है,
माफ करना, 2 लाख ऋण लेता है और दूसरा 2 लाख से अधिक अगर ऋण लेता है, ठीक है, 2 से 3 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेता है, तो 2 लाख लेगा तो 1% ब्याज दर पर उसे ऋण मिलेगा, और 2 लाख से ज्यादा लेता है, 3 लाख रुपए तक लेता है, तो 3% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। ठीक है, गौ पालन हेतु अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 1% ब्याज दर पर, और 2 लाख से ज्यादा अगर लेता है, 3 लाख रुपए तक लेता है, तो 3% ब्याज दर पर उसे ऋण मिलेगा। मत्स्य पालन, ठीक है, तो मत्स्य पालन में अधिकतम ऋण 3 लाख तक मिलेगा और 0% ब्याज दर पर मिलेगा। यहां भी याद रख लेना, 0% ब्याज दर पर मिलेगा अल्पकालिक जो कृषि ऋण है वो। और एक चीज और पूछा जाता है पेपर में कि 0% ब्याज दर पर कृषकों को कब से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण कब से उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये कराया जा रहा है 1 अप्रैल 2014 से। 1 अप्रैल 2014 से 0 ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, जो अभी भी 0 ब्याज दर पर ही चल रहा है। और इसमें केवल गौपालन है जहां पर 1% और 3% का ब्याज दर है। इसके अलावा जितने भी ऋण है वहां पे 0 ब्याज दर पर ही ऋण दिया जा रहा है, जैसे कि मत्स्य उत्पादन हो गया, उद्यानिकी के कार्य, यहाँ पे भी 0% ब्याज दर पर उपलब्ध किया जाएगा ऋण। ठीक है, लाख पालन हेतु अगर कोई ऋण लेता है तो वहां पर भी 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यानिकी हो गया, लाख पालन हो गया, और मत्स्य पालन हो गए, और अल्पकालिक कृषि ऋण, सभी पे 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है वर्तमान जो सरकार है वो। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ऋण व्यवसाय में ये हो गया जिसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको बोला जाता है मार्कफेड, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। होता क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लिए विपणन का एक महत्वपूर्ण जो शीर्ष संस्था है वो है मार्कफेड। ठीक है, वही चीजें लिखी होगी यहाँ पे। राज्य में सहकारी विपणन समितियों का शीर्ष स्तरीय संघ है। जितने भी सहकारी विपणन समिति हैं उनका सबसे बड़ा संस्था कौन सा है, मार्कफेड है। ठीक है, विपणन का एक सबसे बड़ा संस्था है। इसका निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 को, जब राज्य का गठन हुआ उसी वर्ष इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इसके अगर कार्य देखें मार्कफेड के, तो मार्कफेड 2 ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक तो इसका मुख्य कार्य होता है धान का उपार्जन करना, और दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों का वितरण करना। ठीक है, क्या क्या, धान का उपार्जन करना और दूसरा रासायनिक उर्वरकों का वितरण करना। ये दो इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के, मार्कफेड के। ठीक है, बस ये याद रखना है आप लोग को। इसके अलावा इसमें शक्कर कारखाना के बारे में देख रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल 4 शक्कर कारखाने अभी स्थापित है, 5वां प्रस्तावित है चांदनो बेमेतरा में। तो चारों शक्कर कारखानों के बारे में देखते हैं। तो इसमें एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है, एक तो सभी के स्थान पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ स्थापित है, दूसरा कब स्थापित हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लेटेस्ट में जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। एक भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, जो कहाँ है, कवर्धा में है, रामहेपुर नामक गांव में। ठीक है, 2 सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में है, एक सूरजपुर में और एक बालोद जिले में है। ठीक है, तो रामहेपुर कवर्धा में जो शक्कर कारखाना है भोरमदेव, उसका जो वो हुआ था स्थापित 2002-2003 में। 2002-2003 में ये स्थापित हुआ था। माँ महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है, केरता सूरजपुर, ये स्थापित हुआ था 2009-10 में। और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना ये भी बना था 2009-10 में।
ये है केरता सूरजपुर में और बालोद वाला है करकाभाट में। ठीक है, तो दंतेश्वरी जो नाम है वो बालोद वाले में है। ठीक है, और महामाया जो नाम है वो है केरता सूरजपुर का। तो बस इसमें नाम में ही कंफ्यूजन होता है। तो महामाया जो शक्कर कारखाना है वो है केरता सूरजपुर में और जो दंतेश्वरी वाला है वो है बालोद करकाभाट में। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है वो पंडरिया कवर्धा में है। ये 2016 में स्थापित हुआ है। तो 2002-03 में एक स्थापित हुआ भोरमदेव, 2009-10 में 2 सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित हुआ महामाया और मां दंतेश्वरी। चौथा जो शक्कर कारखाना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, 2016 में स्थापित हुआ है पंडरिया कवर्धा में। अब ये 4 शक्कर कारखाने हो गए और एक प्रस्तावित है, उसको भी याद रख लो। प्रस्तावित शक्कर कारखाना चंदनू में है, चंदनू बेमेतरा। ये 5वां बनने वाला है, 5वां शक्कर कारखाना बन जाएगा अगर ये स्थापित हो जाता है, जो प्रस्तावित है बेमेतरा में। एथेनॉल प्लांट की स्थापना, तो एथेनॉल प्लांट इनके बाय प्रोडक्ट से बनाने के लिए अभी वर्तमान में चल रहा है प्लांट। ठीक है, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो रामहेपुर में स्थापित है वहां पे 80 KLPD, ठीक है, 80 किलोलीटर पर डे ये यूनिट है एक्चुअल में एथेनॉल प्रोडक्शन का। तो 80 KLPD क्षमता के साथ PPP मॉडल, ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसका पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित है ये। ठीक है, तो इस पे याद रखना 80 KLPD क्षमता के साथ ये स्थापित होने वाला है। इसमें एक चीज और याद रख लेना, यह जो है कारखाना एवं छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, ठीक है, कारखाना अर्थात ये जो कारखाना है सहकारी कारखाना वो, भोरमदेव कारखाना वो, और डिस्टिलरी ये कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड, NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड। ठीक है, इनके बीच में MOU हुआ है, किनके बीच में, डिस्टिलरी कंपनी और कारखाना जो सहकारी इसको पूरा ही लिख देता हूं, भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है, और डिस्टिलरी कंपनी जिसका नाम है NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड, इसके बीच में MOU हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एथेनॉल उत्पादन के लिए। दूसरा याद रखना, मां महामाया शक्कर कारखाना जो केरता में है, वहां पे 20 KLPD क्षमता के साथ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अभी योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके साथ DPR तैयार किया गया है उसका नाम है उस कंपनी का VSI पुणे। ठीक है, तो वो याद रखना है, VSI पुणे के साथ DPR तैयार किया गया। DPR का अर्थ होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, DPR का फुल फॉर्म डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। इसका है क्या ये DPR, तो DPR का जैसा नाम में है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वैसे इसका मीनिंग भी होता है। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पे, एथेनॉल उत्पादन का, तो उसका वो एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है, उसका वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी एक्स्ट्रा, ठीक है, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब चीजें इस DPR के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए DPR तैयार किया है VSI पुणे ने, इसको याद रखना है। किसके लिए, केरता सूरजपुर में जो शक्कर कारखाना स्थापित हुआ है वहां पे, और उसकी क्षमता है 20 KLPD। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो संस्थागत वित्त एवं विनियोजन में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में पिछली क्लास में भी बताया था कि कंपटीशन विंग CGPSC के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो उसका जो फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज दोनों निःशुल्क है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए नंबर है 6200606911। इसके अलावा इसके बारे में जो भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए वो कंपटीशन विंग के टेलीग्राम चैनल में है। ठीक है, वहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।